का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। खबर है आपके सामने, अगले 72 घंटों पर इजराइल पर हमला करेगा ईरान, सुरक्षा में अमेरिका के 50,000 सैनिक। तो ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से यहां पर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है, और इसके अंदर ये 72 घंटे का ही क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इस व्यक्ति के बारे में शॉर्ट इंट्रो दे दूं। इस व्यक्ति का नाम है हानियन। हानियन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो इजराइल है, इजराइल देश अपने अंदर दो राष्ट्रों को लेकर बैठा हुआ है। एक तो खुद इजराइल है और दूसरा है फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीनों का एक ग्रुप है जिसे बोला जाता है गाजा पट्टी के अंदर जो निवास करते हैं, हमास वाला ग्रुप, उस हमास को लीड करने वाला है और फिलिस्तीनियों का भी एक तरीके से लीडर कह सकते हैं, ये हानियन है। इस हानियन की मृत्यु हुई है, इसको टारगेट करके मारा गया है और मारने का इल्जाम लगाया जा रहा है इजराइल के ऊपर। और ये मारा कहाँ गया है? ये मारा गया है ईरान की भूमि के अंदर, ईरान के क्षेत्र विशेष के अंदर ये व्यक्ति हानियन मारा गया है। इसी के लिए यहाँ पर ईरान की तरफ से जो एक बोला जाए तो ऑर्डर की तरफ, ईरान की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है कि हमारे देश के अंदर ये जो कार्य करा गया है इजराइल के द्वारा, इसका बदला लिया जाएगा और इसका बदला हम शीघ्र लेंगे। और यहाँ के जो प्रमुख हैं, इनके धार्मिक गुरु हैं खम्मेनी की तरफ से 72 घंटे का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है। ये 72 घंटे का अल्टीमेटम क्यों मान्य और होगा? क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने क्या करा था कि सीरिया के अंदर ईरान के कंसोनेंट के ऊपर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। और हमला करने के बाद में जो खम्मेनी ने उस समय भी 3 तारीख को फिर हमला करवाया था, और ये जो 72 घंटे का टाइम लिमिट वहां पे बोला गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में ये जो हमला हुआ है, ये जो हानियन मारा गया है, इसका जो बदला अगले 72 घंटे के अंदर ले लिया जाएगा इस ईरान की तरफ से। अब ये 72 घंटे कौन से होंगे? ये उसकी मृत्यु से लेकर 72 घंटे होंगे, ये खम्मेनी के बयान से लेकर 72 घंटे होंगे, या फिर इसको दफन करने से लेकर 72 घंटे होंगे। हालांकि इसे अपना ये बेसिकली मूलतः ये निवास तो कहां पर करता था? कुवैत में करता था। इसका दूसरा घर ईरान में भी था, पर यह रहने वाला फिलिस्तीन का था। तो यहां पर इसकी मृत्यु होने पर इसे कुवैत के अंदर क्या करा गया है? दफन करा गया, सुपुर्द खाक करा गया। अगर हम थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए, ये जो एरिया है, क्षेत्र विशेष है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये हमारा क्या है? ये इजराइल, ठीक है। ये पूरा वाला एरिया क्या है? हमारा इजराइल है। इजराइल की दुश्मनी है किससे? ये ईरान से। इस ईरान ने बोला है कि अगले 72 घंटे में हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। और हमला यहां से किसके ऊपर करा जाएगा? इजराइल के ऊपर करा जाएगा। बेसिकली इजराइल यहां पर तैयार भी है, क्योंकि उसने पिछली बार में इसके वॉर टैक्टिक्स देख लिए हैं, और हालांकि इनके ऊपर बमबारी चलती रहती है। तो इस तरीके से खबर निकल कर आई है कि हानियन की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर हानियन के अलावा भी यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल ने जो अन्य लोगों को भी मारा है, जैसे कि जो एक बोला जाए तो हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला लेबनान के अंदर रहने वाला एक प्रमुख आतंकी संगठन जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के चीफ को भी मारा गया है, हमास के चीफ को भी मारा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इजराइल है पूरी तरीके से अपने दमखम के साथ लगा हुआ है, और उसके लिए जो भी घातक सिद्ध होता है उसको वो तुरंत के तुरंत मरवा देता है। इसी कड़ी में अब आगे खबर निकल कर आ रही है कि जितनी भी इजराइल से संबंधित फ्लाइटें हैं या जो एयरलाइंस इजराइल के संबंध में कार्य करती हैं, उन सभी ने अपनी जो फ्लाइटें हैं वो इजराइल के अंदर लैंड करने से मना कर दिया है। वहां पर रोक लगा दी गई। खबर है द एयरलाइंस कैंसल फ्लाइट टू इजराइल अमाइड द एक्सलेटिंग द टेंशन, स्टे विजिलेंट, अवॉइड अननेसेसरली ट्रैवल, गवर्नमेंट एडवाइस इंडिया इन द इजराइल। ओवरऑल जितने भी देश है सभी की तरफ से नोटिस निकाले गए हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि भैया जो इजराइल के अंदर रहता है वो अपने जो सुरक्षा के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर आ जाइए। फिलहाल की स्थिति में आप कहीं पर भी ट्रेवल ना करिए, घर के बाहर ना निकलिए, क्योंकि अभी ऐसे हालात लगाए जा रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ईरान है, अपने जो लीडर है, अपनी तरफ से सुप्रीम लीडर का दर्जा दिया गया है उन्हें हमास के लिए, तो उनकी मृत्यु का बदलाव लेकर रहेगा। हमारे जो ये एयर इंडिया है, भारत सरकार की तरफ से जो पहले चलाई जाती थी, फिलहाल टाटा जी के अंडर में चलाई जाती है,
इनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी जितनी भी फ्लाइटें हैं उन सभी फ्लाइटों को हम फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जो भी व्यक्ति इससे संबंधित है वो या तो अन्य फ्लाइटों के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष से चले जाएं या फिर सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर आ जाए। खबर निकलकर और आती है क्या, ईरान ब्लेम्स इजराइल टू किलिंग द हमास लीडर द हाइनियन विद द सॉफ्ट ट्रेन प्रोसेटाइल्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर इजराइल ने तो हमला करा हो या ना करा हो, पर इजराइल की तरफ से कोई भी ऐसा कहा नहीं गया है कि हमने हानियन को मारा है। पर इनके जो सुप्रीम लीडर है खम्मैनी जी, खम्मैनी की तरफ से बयान आया है कि ये हो ना हो ये किसकी करामात है, ये इजराइल की करामात है और इजराइल ने ये जो करा है इसके बदले उसे क्या करना पड़ेगा, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ये द एशियन टाइम्स की तरफ से खबर निकल कर आती है और इसके अंदर एक नाम और जोड़ा जा रहा है कि इजराइल ने तो इसे मारा ही मारा, पर इजराइल के मारने के साथ साथ इसमें भारत के एक एजेंट का भी हाथ है। और एक खबर कौन छाप रहा है, तुर्की छाप रहा है। इस खबर को देखिए क्या लिखा है, इंडियन इजराइल मोसाद एजेंट अमित नाकेश बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ द हमास बॉस इस्लामिक हानियन तुर्किश मीडिया गॉस वाइड। ठीक है, ओवरऑल तुर्की यहाँ पर अपनी तरफ से क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये हमला किसकी तरफ से कराया गया है, ये मोसाद ने तो कराया है। मोसाद कौन है, इजराइल की एक खुफिया एजेंसी, पर इस खुफिया एजेंसी ने भारत का एक एजेंट है उस एजेंट के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया है। अब जैसे कि भारत के संबंध में बात तो पहले कही जा रही है कि भारत अलग अलग देशों के अंदर जाके उनके जो क्या है विरोधी है, जिसके अंदर निज्जर हुआ है, पन्नू हुआ है, इनको पहले मारने का प्रयास करा जा चुका है और कुछ को तो मार भी दिया गया। तो भारत ऐसे काम करने में सक्षम हो चुका है। तो भारत की यहाँ पर एक लहर तो निकल कर आई थी कि भारत की तरफ से भी ऐसा प्रयास किया गया होगा, पर अंततः जो तुर्की है, तुर्की ने इस पूरे मामले को बड़े जोर शोर से उठाया है। देखिए, हमास पॉलिटिकल लीडर्स हानियन असैसिनेशन इन ईरान प्लगिंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इनटू द डेंजरस न्यू फेज। यहां पर अगर जो ईरान है, ईरान अपनी तरफ से क्या कर देता है, हमला शुरू कर देता है, तो ये जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है उस पूरे रीजन के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों सिद्ध होगा इसको मैं आगे आने वाले हमारे चरणों में एक्सप्लेन करूंगा। पर फिलहाल की स्थिति में ये जो हानियन है, हानियन की मृत्यु के बाद में इनका जो शव है उस शव को कतर के अंदर दफनाया गया है। बेसिकली ये फिलिस्तीन से ताल्लुकात रखते थे, पर ये रहते वहां नहीं थे, ये कतर में रहते थे और कतर के साथ में ईरान में भी इन्होंने क्या कर रखा था, अपना एक घर बना रखा था। तुर्की में हानियन के सम्मान में अपने देश के आधे झंडे को झुका दिया है। तुर्की और पाकिस्तान भी तुर्की के साथ पाकिस्तान ने भी इस पूरे विषय में शोक मनाया। अब बात निकल कर आती है कि हमला किसके बीच में हुआ है, यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, लेबनान भी बीच में घसीटा जा रहा है। अंततः हजारों लाखों की भीड़ इसके पीछे आ रही है, ठीक है, इसके शव के पीछे आ रही है, पर तुर्की बीच बीच में क्यों चक रहा है, तुर्की क्यों आगे आ रहा है। यहाँ पर इनके सुप्रीम लीडर है, उन्होंने भी इस पूरी यात्रा में शरीक हुए हैं, पर कारण फिर भी है कि यहाँ पर तुर्की क्यों आ रहा है। अब तुर्की को थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, उसके पहले में जितने देश हैं जिसके अंदर क्या आ रहा है, तुर्की आ रहा है, ईरान, इराक, लेबनान, इजराइल, जितने भी देश है सभी देश मिलाकर एक पूरा क्षेत्र हुआ करते थे जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। उस ऑटोमन एम्पायर को लीड करता थे तुर्की के जो भी राजा प्रमुख हुआ करते थे उस समय। पर वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट के बाद यहाँ पर ब्रिटेन ने इन्हें हरा दिया, उसके बाद ये अलग अलग छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। इसी के बाद से यहाँ पर जो तुर्की है अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। वर्चस्व की लड़ाई मतलब ये बार बार आके जताना चाहता है कि भैया कोई हमको पूछ लो, पहले इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर हमारा ही राज हुआ करता था। ये साबित करता है कि हम बड़े हैं, हमें पूछ लिया करो। लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, बार बार उनके नाम आ रहा है बीच में। जब भी गल्फ का नाम आता है तो दो ही देश प्रमुख आते हैं, एक तो सऊदी अरब और दूसरा ईरान। यहाँ पे इसका वर्चस्व कम होता जा रहा है। इसी वर्चस्व की लड़ाई में ये बार बार कभी भी कोई भी मैटर निकल कर आता है तो उस मैटर में आके सामने खड़ा हो जाता है। अभी भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी इसने हानियन के सम्मान में अपने देश का आधा झंडा झुका दिया और शोक मनाया। शोक का माहौल देखिए कि इनके यहाँ का जो प्रमुख चर्च है, चर्च को इन्होंने बाद में बदलकर मस्जिद में तब्दील कर दिया। पर तब्दील करने के बाद में यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ निकल कर आई है तुर्की के अंदर। किसके सम्मान में? हानियन के सम्मान में। ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम ही मुसलमानों के सर्वे सर्वा है, मुसलमानों के लिए कुछ होगा तो वो हम ही कर सकते और कोई कुछ नहीं करेगा। उनके संबंध में जो भी जवाब दिए जाएंगे वो हमारे द्वारा दिए जाएंगे। बेसिकली अंदर तो लड़ते सिया सुन्नी की लड़ाई होती रहती इनके बीच में, पर बाहर ये बोल रहे हैं कि हम मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसी संबंध में क्या हुआ, तुर्की ने अपने देश का जो झंडा है वो इजराइल में इन्होंने अपनी एक एम्बेसी डाल रखी, उस एम्बेसी में भी इन्होंने क्या कर दिया था, अपना झंडा आधा नीचे कर दिया। तो फिर क्या हुआ, इजराइल के लोगों ने बुला लिया इनको।
इनके जो राजदूत प्रमुख थे उनको बुलाया गया और समझाया गया कि देखो भैया, तुम्हारे लिए वो लीडर हो सकता है, हमारे लिए अगर नजरों में तो वो क्या एक आतंकवादी था और हमने आतंकवादी को मारा, और हमारे देश के अंदर ये नोटंक नोटंकी करना नहीं कि उसके लिए उसके शोक सम्मान में हम झंडा नीचे करेंगे, और झंडा नीचे कर दिया तो यहाँ से पिकअप करवा के तुमको क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे। तो इनको अच्छे से समझा दिया। ऑक्ट्रा ऑफ तुर्की एम्बेसी इन द इजराइल लोअर फ्लैग इन द ऑनर ऑफ द हानेन एनवॉय समन। इनके जो एनवॉय थे, राजदूत थे, उनको जो इजराइल वालों ने बुला लिया, बोला कि आ जाओ भैया, समझाते हैं तुमको अच्छे से, हमारे लिए वो क्या आतंकवादी है, हम तो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा लेटर निकाला गया था। तुर्की ब्लॉक एक्सेस टू इंस्टाग्राम फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉ। जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये असैसिनेशन की खबर निकल कर आती है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने अपने जो भी क्या पोस्ट डालना शुरू कर दिए थे तुर्की की तरफ से कि ईरान ऐसा है, इजराइल ऐसा है, ये वो। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि जो इंस्टाग्राम थे, इंस्टाग्राम ने हानियन के जो सम्मान में पोस्ट डाले गए उन पोस्टों को क्या कर दिया, दबा दिया। अब उन पोस्टों को दबा दिया तो फिर क्या हुआ, जो तुर्की वाले लोग हैं, तुर्की वाले लोगों ने यहाँ पर इंस्टाग्राम को ही बैन कर दिया। अब देखो कितने बड़े काम कर रहा है यहाँ पे तुर्की वाले। खुद तो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, इसमें दो मत नहीं है, खुद बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री है, नाटो का मेंबर है, अमेरिका का सहयोगी है, पर उसके बाद भी इसने क्या कर दिया है, अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है। अमेरिका की कंपनी को इसने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो हानियन के संबंध में इन्हें जो भी पोस्ट डाले वाले थे इंस्टाग्राम ने उसको बैन करा, तो इन्होंने इंस्टाग्राम को बैन कर दिया कि ये लो भैया जैसे को तैसा। पर इनको समझना पड़ेगा कि जिस रास्ते चल रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये इनके जो देश, ये जो इनका नाम, ये जो प्रमुख इनके लीडर हैं अभी फिलहाल में तुर्की के, अर्दोगन के पहले जो व्यक्ति थे वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने अपने देश के अंदर पूरी तरह से जो लोकतंत्र है, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें लाए, मॉडर्नाइजेशन लाए। पर उनके बाद में अर्दोगन जब आए तो अर्दोगन भी इसी सीरीज में आगे बढ़े थे, पर अपने लिए बचाव के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, धर्म का सहारा लिया, और वही जो प्रोग्रेसिज्म आगे बढ़ रहा था उसको वापस से बैकवर्ड क्लास में लेकर आ गए। अब लेडी ऑर्थोडॉक्स की तरह ये क्या करने लगे, अपनी तरफ से बिहेव करने लगे कि हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा, हम इसके संबंधी, हम इसके सपोर्टिव हैं। इनने तो ये बकवास करी। इनकी जो मीडिया थी, इनकी मीडिया भी इनसे 4 कदम आगे थी। इनकी मीडिया ने भी क्या करा, खबरें निकाल दी। क्या खबरें निकाल दी कि जो हानियन है, हानियन को किसने मारा है, हानियन को मारा है जो बोला जाए तो मोसाद, और मोसाद के साथ में इंडिया का एक एजेंट है जिसका नाम है अकेश करके, जो भी मैंने आपको नाम बताया क्या, अमित नाकेश करके। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर हानियन को मारा है, और इस तरीके से इन्होंने पूरे जितने भी इनके सोशल मीडिया हैंडल है, इनके न्यूज़पेपर, इनकी जो वेबसाइट्स है, सब जगह इन्होंने इसी तरीके से पब्लिश करा क्या कि ईरान इजराइलियन मोसाद एजेंट अमित नाकेश बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ हमास। पर बाद में इनकी बहुत ज्यादा खिल्ली भी उड़ी। अब ऐसा क्यों उड़ा, देखिए कभी भी क्या होता है कि कोई भी खुफिया एजेंसी, वो अपने यहाँ जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो भी उनके एजेंट होते हैं, उनका नाम तो कभी भी क्या नहीं करती है, पब्लिक नहीं करती है। तो फिर ये जो अमित नाकेश है, इसका नाम निकल कर कैसे आया, भारत से इसका संबंध कैसे बताया गया, तो यहाँ पर क्या है, बताया गया कि जो इजराइल है, इजराइल में एक व्यक्ति है, एक रिसर्चर है, उसने क्या करा था, एक पोस्ट लिखी थी। वो पोस्ट क्या लिखी थी इसने, ब्रेकिंग इजराइल सोर्सेज रिवील द नेम ऑफ द मोसाद एजेंट हु असैसिनेटेड द इस्लामिक हानियन, हिज नेम इज अमित नाकेश हु अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस टेकन पार्ट इन द सेवरल प्रीसियस असैसिनेशन एज वेल। मतलब ओवरऑल ये जो क्या है, डेविड करके, डॉक्टर डेविड करके जो व्यक्ति है, इसने अपने एक ट्विटर पोस्ट के अंदर ये बात बताई कि अमित नाकेश नाम का व्यक्ति है, ये मोसाद के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, मतलब मोसाद की एजेंसी और इंडिया के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, और इसी ने ही क्या करा है, ये जो हानियन को मारने का काम करा। बस इनको पूरी तरीके से पूंछ मिल गई, इनने इस पूंछ का सहारा लेकर क्या करा, इजराइल वालों, जो तुर्की वालों ने पूरी की पूरी खबरें निकाल दी। बांग्लादेश भी पीछे का रहने वाला था, बांग्लादेश ने इसके ऊपर नई कहानी जड़ दी। क्या लिख दिया, एट 2 AM लास्ट नाइट इंडियन नेम्ड अमित नाकेश फायर्ड 2 MP AGMT बोर्ड इन द 3rd इंडियन कंसुलेट डिप्लोमेटिक लगेज एट द रूम हमास लीडर शाहिद इस्लामिक हानियन। ये बोल रहे हैं कि भैया हमने तो देखा, क्या देखा कि यहाँ पर 2, ये जो अमित नाकेश है इसको 2 राइफल्स दी गई। कहां से दी गई, जो मोसाद की एम्बेसी वहां से दी गई, और उसी के माध्यम से इसको मारा गया। अब बाद में ये जो व्यक्ति है ये निकल कर आ गया सामने, तो अमित नाकेश वाला जिसने नाम निकाला था, इसने क्या खबर निकाली, वापस से अपना रीट्वीट करा। रीट्वीट करके इसने बताया कि हमने कल, यस्टरडे को मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके अंदर मैंने
जोक लिखा था, वो जोक लिखा था जिसके अंदर मैंने बताया था अमित नाकेश नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पर मोसाद के साथ में काम करके इस व्यक्ति को निपटा दिया। हालांकि उस अमित नाकेश का नाम असली में व्यक्ति है ही नहीं, कोई अमित नाकेश नाम से कोई व्यक्ति है ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है, इजराइल में लैंग्वेज होती है, ठीक है, इजराइल की जो लैंग्वेज होती है उसमें जो अमित नाकेश मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जो हिब्रू लैंग्वेज होती है, इजराइल की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमित नकेश का मतलब होता है हत्या। यहाँ पर उस व्यक्ति ने हमित नकेश को क्या करके अलग अलग करके लिख दिया था, बोला कि मैंने तो इस शब्द को करके लिखा था और तुमने क्या कर दिया, उसका इंडियन का नाम, इंडिया के व्यक्ति का नाम बनाकर यहाँ पे क्या कर दिया, शो ऑफ कर दिया। बाद में जो तुर्की है, तुर्की ने अपने इस गलती को सुधारने का प्रयास करा, पर वो सुधरती का, इंटरनेट पे जो एक बार चीज डल गई वो तो डल ही गई। बाद में इनकी खूब खिल्ली उड़ी, जगह जगह से लोगों ने ट्वीट रिट्वीट करें, पर बाद में इनको समझ आया तो हो सकता है इन्होंने इनकी पोस्ट भी डिलीट करी होगी। पर फिर खबर निकल कर आती है क्या कि हमास चीफ हानियन किल्ड बाय द बॉम्ब स्टक इन द गाइडलाइंस 2 months एगो रिपोर्ट। मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल ने मारा है, पर ये अभी से नहीं मारा है, इसके मारने की कहानी कब से चल रही है, ये चल रही है लगभग 2 महीने पहले से। 2 महीने पहले से मतलब बोला जाए तो इनके जो क्या हुए थे, एक जो इनके राष्ट्रपति की जो मृत्यु हुई थी, जो एरोप्लेन के अंदर जाके एरोप्लेन में गायब हो गए थे, एरोप्लेन फट गया था, उसी समय इनको मारने का प्लान बनाया गया था, पर उस समय इनका प्लान फेल हो गया था। बम धमाके से मारने का दावा किया जा रहा था, पर उस धमाके में फेल हो गए थे। हानियन की मौत के करीब 2 महीने पहले ही उसे मारने की प्लानिंग कर ली गई थी। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम ने 2 ईरानी समेत मिडिल ईस्ट के 7 अधिकारियों के हवाले से दावा करा। यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल ने ईरान की जो फोर्स है, ईरान की फोर्स के व्यक्तियों के साथ में, वहां के कर्नल के साथ में मिलकर मारने का प्लान बना लिया था। यह हानियन का जो ईरान में घर है उस समय का फोटो है और इस घर में उसे मारने की प्लानिंग करी गई थी, पर यहाँ पर बाद में वो किसी तरीके से बच गया। 19 मई 2024 में जो ईरान है, ईरान के प्रेसिडेंट की जो बम धमाके के अंदर बोला जाए तो इनका हेलीकॉप्टर चलते चलते क्रैश हो गया। उसी समय इसे मारने की प्लानिंग कर ली गई थी, पर किसी कारणों से रह गया था। पर बाद में इजराइल ने पक्की प्लानिंग कर ली थी कि जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस शपथ ग्रहण में ये हानियन तो जरूर आएगा, इसको उस समय निपटाएंगे, इसको उसी समय क्या करेंगे, हम गायब कर देंगे। वैसा करा इसने। यहाँ पर बहुत ज्यादा पूरी तरीके से कंप्लीट करने, बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद में ईरान ने अपनी तरफ से इनको बचाने का प्रयास करा, पर अंततः यहाँ पर इजराइल ने क्या करा, अपने जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करा। इन्होंने पहले वाले जो ईरान का हमला था, एक बोला जाए तो एक तारीख का जो पहले हमला हुआ था, उस हमले का जवाब नहीं दिया था, पर उस हमले के बाद में फिर इन्होंने क्या करा, अब जाके उसका पूरा जवाब दिया कि भैया जाके डायरेक्ट किसको, हमास के लीडर को उड़ा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। धमकी के बाद क्या हुआ, अब खबर निकल कर आई है कि ये जो ईरान है, ईरान ने बोला है कि हम अगले 72 घंटे में क्या करने वाले हैं, हमला करने वाले। तो वो हमला करेंगे उस डर से ऐसी खबरें निकल के आ रही है, फोटोज निकल के आ रही है कि जो इजराइल से लोग रवाना हो रहे हैं, इजराइल से लोग क्या हो रहे हैं, उस देश को छोड़कर जा रहे हैं। पर ऐसा हमने भी सुना है कि जो इजराइल है, इजराइल के सभी लोग कभी भी लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं, वो हमेशा लड़ने को आगे रहते हैं। और ये एआई से भी जनरेटेड फोटो हो सकती है, इजराइल का तो नहीं कह सकते, पर इसके पास में एक और देश है जिसका नाम क्या है, लेबनान। लेबनान से खबर निकल कर आ रही है कि भैया वहां पर अमेरिका ने क्या कर दी है, अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी, एडवाइजरी जारी कर दी। वो एडवाइजरी मैं आपको दिखा देता हूं क्या, यूएस अर्ज सिटीजन टू लीव लेबनान ऑन द एनी अवेलेबल टिकट। यहाँ पर यूएस एम्बेसी की तरफ से नोटिस है कि भैया जो टिकट मिल रहा हो, जैसा टिकट मिल रहा हो, उस टिकट को लेकर क्या हो जाओ, लेबनान को छोड़ दो। नीचे क्या लिखा है इन्होंने, टिकट अवेलेबल टू देम इवन इफ द फ्लाइट डज नॉट डिपार्ट इमीडिएटली और डज नॉट फॉलो देयर फर्स्ट चॉइस रूट। हम आपको बोल रहे हैं, इन्होंने अपने लोगों के लिए, जो अमेरिका के लोग हैं जो लेबनान में रहे, उनको बोला है कि भैया अभी क्या कर दो, लेबनान को छोड़ दो। अगर आपको अपनी चॉइस का टिकट नहीं मिल रहा, अगर आप जिस देश में जाना चाह रहे हो उस देश का टिकट नहीं मिल रहा, जहां का टिकट मिल रहा है वहां का टिकट ले लो, पर अभी की स्थिति में लेबनान को छोड़ दो। जब जब अमेरिका ऐसा बोलता है तब तब युद्ध होते हैं। अभी अमेरिका बोल रहा था अभी घर में रहो, शांत रहो, सतर्क रहो, वो अलग बातें थी, पर अब अमेरिका ने बोल दिया है लेबनान को छोड़ दो। यहां पर अगले 72 घंटे में युद्ध होने की जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये अब ऐसा नहीं कि इजराइल और ईरान के बीच में होगा, नहीं, अब ये जो हमला होगा कैसे,
ईरान है, ईरान अपना जो भी बारूद असला होगा, जो भी अपने क्या होंगे बम धमाके ड्रोन होगा, वो सबके सब किसको भेजेगा, लेबनान को भेजेगा। और लेबनान से जो इजराइल के अंदर हमले करे जाएंगे, क्योंकि दोनों आसपास हैं, तो इसीलिए यहां पर अमेरिका ने क्या कर दिए हैं, अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करी। और ये एडवाइजरी पहले ही नहीं है, इसके पहले जब यूक्रेन में हमले हुए थे तब भी अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करी थी, उसके बाद युद्ध हुआ था। इसके पहले जो अलग अलग जगह जितने भी युद्ध होते हैं, इसी अफगानिस्तान में भी युद्ध हुआ था, अफगानिस्तान में भी अपनी एडवाइजरी जारी करी थी कि छोड़ दो, जैसे हो, जितनी जल्दी निकल सकते हो वहां से निकल जाओ। वैसी एडवाइजरी अब आ चुकी है। तो अब डरने की जरूरत है। जो भी लोग कहाँ रह रहे हैं, लेबनान के अंदर रह रहे हैं, उसकी जो कैपिटल है बेरूत में ये नोटिस निकाला गया है कि भैया अगले 72 घंटे बड़े ही ज्यादा क्रूशियल हैं, कभी भी यहाँ पर बम धमाके चालू हो सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पर जो यूएस है, यूएस अकेला जो बोला जाए तो उत्तेजित क्षेत्र के अंदर ही यूएस भी रहता है। इसने विश्व में अलग अलग जगह अपने क्या बना रखे हैं, वॉरशिप तैनात कर रखे हैं, अपने एयरबेस बना रखे हैं। तो वहीं से अब इन्होंने इसके आसपास के, इजराइल के आसपास के जितने देश है, जिसके अंदर यूएई बोले, यमन बोले, उसके अंदर सीरिया बोले, जो जो देश उसके आसपास आ रहे हैं, सब जगह अपने क्या बना रखे हैं, आर्मी बेस बना रखे हैं। वहां पर लगभग 50,000 सैनिक डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर किन्हीं भी परिस्थितियों में इजराइल के ऊपर हमला होगा तो फिर अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में उतर जाएगा। किसके लिए, इजराइल के लिए। और इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ेगा और ईरान को फिर मजा चखाएगा। इजराइल ब्रेसेस फॉर द अनदर वीकेंड अटैक फ्रॉम द ईरान, यूएस रैम द मिलिट्री एसेट्स। यहाँ पर यूएस स्टैंड एट द वॉरशिप एंड ईरान थ्रेटन टू द इजराइल। मतलब यहां पर यूएस पूरी तरीके से हेल्प में आ गया है। अगर किसी प्रकार से भी क्या होगा, युद्ध होगा, तो उस युद्ध के अंदर यूएस आएगा। यूएस ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको भी वहां पर तैनात कर दिया है। यहां पर अमेरिका इलाके में एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन और एक फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा। इनका लक्ष्य ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करना होगा। साथ ही साथ अमेरिका के रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में पहले से तैनात यूएस थियोडोर रूजोवेयर कैरियर की जगह यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने के आदेश दे दिए। मतलब अभी तक तो पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, अब दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी यहां पर यूएस की तरफ से भेज दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। यह खबर अभी तक की थी कि जिसके अंदर इजराइल है, ईरान है, ऊपर लेबनान है और अमेरिका है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। पर यहां पर जहां तक मेरे को अंदेशा लग रहा है, जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये हमला डायरेक्ट ईरान इजराइल के ऊपर नहीं करेगा। ये अपना पूरा पूरा गोला असला बारूद कहां देने वाला है, लेबनान में देने वाला, और लेबनान से हमला होगा। तो आने वाला समय लेबनान के लिए बहुत ज्यादा क्या है, घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यूएस की एडवाइजरी आ चुकी है। यूएस की जब जब एडवाइजरी आती है तब तब युद्ध होते ही हैं। हमने अफगानिस्तान में देखा है, हमने इसको यूक्रेन में देखा है, हम जगह जगह देख ही रहे हैं। जब जब यूएस की एडवाइजरी आती है युद्ध होते हैं। तो युद्ध होना निश्चित है। सभी के लिए सतर्क रहने का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि यूएस ने भी अपने 2 फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पर लगा दिए हैं, वहां पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं। अलग अलग देशों के साथ उसने जो अपने क्या कर रखे हैं, आर्मी एयरबेस बना दिए हैं, उन्हें स्टैंड बाय पर रहने के आदेश कर दिए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी खबर निकल कर आती है मैं अपने इस चैनल के ऊपर उसे प्रदर्शित करता रहूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।